आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए पहला फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं एफ और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है एस, तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। यानी फोर्स लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा। और एक वर्क डन का फॉर्मूला ये है, ये तब यूज होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कुछ एंगल बनेगा तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ कॉस थीटा इनटू एस। ये हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास बॉडी का और ये वेलोसिटी बॉडी की। यानी कोई बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। फिर अगला फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी कोई बॉडी मास एम की हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो और वो हाइट h पे रखी हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले करने वाले हैं। तो उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए क्या कह रहा है, हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg रन सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी भी 625 जूल। यानी एक मैन है जिसका मास कितना दे रखा है, 50 kg। यानी एक बंदा है उसका मास कितना है, 50 kg है। कह रहा है कि वो हाउ फास्ट, कितना तेज दौड़े, कितना तेज रन करे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, 625 जूल। कितना तेज दौड़े का मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड पूछ लिया। कितना तेज दौड़े कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, 625 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी दे दी 625 जूल, मास दे दिया है 50 kg। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी यानी स्पीड। यानी कि इस 50 किलो के बंदे को कितना तेज दौड़ना पड़ेगा कि वो इतनी काइनेटिक एनर्जी ले ले। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 625। फिर हाफ मास कितना दे रखा है, 50 kg। वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 225 जा यानी वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 अपॉन 25। तो 25 से 25 5 जा टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक 50 किलो का आदमी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, उतना 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 625 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस। देखिए दो बॉडीज हैं ए और बी जिनका मास क्या इक्वल है। आर केप्ट एट हाइट्स h एंड 2h। एक को हाइट h पे रखा गया और एक को हाइट 2h पे, यानी उसके जस्ट डबल हाइट पर। यानी ए अगर 10 मीटर पे रखा है तो बी को 20 मीटर पे रख दिया। ए अगर 100 मीटर पे रखा है तो बी को 200 मीटर पर रख दिया। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। उनके पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आइए पहले हम लोग ले लेते हैं एक बॉडी ए। एक बॉडी ए यहाँ रखी हुई है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी दे रखी है, देखिए h दे रखी है। ये बॉडी ए है, इसकी ग्राउंड से हाइट h है और इसका मास कितना m है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है। और एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, वो ग्राउंड से किस हाइट पर रखी है, 2h हाइट पर रखी है। यहाँ पर देखिए इस 2h हाइट पर रखी है, और ये बॉडी भी, इसका भी मास m है और यहाँ का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। बस फर्क इतना है कि जस्ट इसके डबल हाइट पर है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है अगर बॉडी का मास m हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो और हाइट h पर रखी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, mgh, जिसको किससे डिनोट करते हैं, u से। तो देखिए यहाँ पे इस बॉडी ए का हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी यूए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यूए, क्योंकि बॉडी ए है तो ए से डिनोट कर दिया। मास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी, और हाइट कितना है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। अब देखिए बॉडी बी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बॉडी बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि देखिए यू बी मान लेते हैं। इसकी मास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और हाइट कितनी है, 2h है। अब आपसे कह रहा है कि भैया यूए इज टू यू बी बताओ, तो यूए इज टू यू बी कैसे मिलेगा, यूए अपॉन यू बी निकाल लेते हैं। तो यूए कितना है, mgh, और यू बी कितना है, mg इंटू 2h। तो देखिए m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, h से h कैंसिल, बचा गया यूए अपॉन यू बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो रेशियो कितना आ गया, यूए इज टू यू बी इज इक्वल्स टू 1:2। तो यही करना था कुल मिला के। बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास
1 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो लिख लीजिए, मास 1 kg है, स्पीड कितनी दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2 जूल, यानी 2 जूल्स एनर्जी होगी उस बॉडी की जिसका मास 1 kg है और वो 2 मीटर पर सेकेंड से, अगर कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो कितनी एनर्जी रखेगा? 2 जूल्स एनर्जी रखेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लोड ऑफ 100 kg, एक लोड है जिसका मास कितना दे रखा है? 100 kg, पुल्ड अप बाय 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक इसको खींचा जाता है, यानी 5 मीटर ऊपर इसको खींचा जा रहा है। कैलकुलेट दी वर्क डन, आपको वर्क डन बताना है। तो वर्क डन का भी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए यहाँ डायरेक्टली फोर्स तो नहीं दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो उस केस में हम लोग, आपको अगर न्यूटन्स का सेकंड लॉ पता हो तो m/a होता है, लेकिन जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात आती है तो इस a को किससे रिप्लेस कर देते हैं? g से रिप्लेस कर देते हैं। यानी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, तो उस केस में मास इंटू क्या कर देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे f की जगह क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आप एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी है mg। जब g इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उस केस में आप ma ना लिख के mg लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, क्योंकि कितना ऊंचाई पे खींचा जा रहा है इसको? 5 मीटर, तो इस s के जगह हम लोग h भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, और s से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए सारी चीज़ें दे रखी है। मास कितना दे रखा है? 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8, और हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 98, देखिए ये 10 इंटू 98 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक ज़ीरो इधर दे दिया, तो ये मतलब एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 98 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 98 इंटू 50, सॉल्व कर लेते हैं। 98 5 जा कितना होता है? देखिए 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी 490, यानी 4900 जूल। यानी कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगर एक लोड जिसका मास 100 kg, उसको आपको 5 मीटर ऊंचाई पर खींचना हो, 5 मीटर की हाइट पर ले जाना हो, तो आप कितना वर्क करना होगा? आपको 4900 जूल, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो एक फॉर्मूला आप ये भी जान लीजिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? mgh, और यहाँ से आया है ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर इज 1 जूल, यानी उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जिसका मास 1 kg हो, उसको हाइट h पर, यानी 1 मीटर की हाइट पर रखा जाए तो उसकी एनर्जी 1 जूल होगी। क्या ऐसा होगा? तो अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, क्या होती है? mgh। मास कितना दे रखा है? 1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? मान लीजिए 9.8 ले लीजिए। हाइट कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 9.8 जूल। तो अगर कोई बॉडी है जो जिसका मास 1 kg है और हाइट 1 मीटर पे रखी हुई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 9.8 जूल होगी, ना कि 1 जूल। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो ये था पूरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखा जाएगा किस तरह से होना है। तो बच्चों देखते हैं क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। देखिए सारे वही फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर में यूज हुए थे। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। यानी एक बॉल है जिसका मास कितना है? 200 ग्राम है, और वो कहाँ से गिरती है? 5 मीटर की हाइट से गिरती है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को रीच कर रही है, यानी ग्राउंड पे पहुंच रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और जी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ से
5 मीटर की हाइट पर ये एक बॉल रखी हुई है, कितना मास है इसका 200 ग्राम। इस बॉल का मास 200 ग्राम और ये हाइट कितनी है 5 मीटर, यानी 5 मीटर की हाइट पर ये बॉल रखी है। अब पूछ रहा है कि ये बॉल जब ग्राउंड पे पहुंची होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, यानी बस ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले इस बॉल में कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते हैं भैया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एनर्जी का। कहने का मतलब देखिए बॉल जब यहाँ रखी हुई है तो उसके पास सिर्फ अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉल के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, जब बॉल यहाँ से गिरेगी तो मोशन में आएगी और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब बॉडी यहाँ पे है तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब बॉडी यहाँ से गिरेगी मोशन में आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि बॉल मान लीजिए इस हाइट पे आई तो हाइट कम हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी बॉल की कम हो गई और वो कहाँ चली गई काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो धीरे धीरे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी बॉल हिट करने से ग्राउंड को हिट करने से पहले बॉल की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यानी कुल मिला के अगर हम बॉल की इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है m इंटू जी इंटू एच। मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, तो इसको क्या कीजिए केजी में चेंज कर लीजिए। 200 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। फिर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और हाइट कितना दे रखा है 5। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 2 ज़ा, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी 9.8 जूल। अब देखिए बॉल के पास अभी जब बॉल यहाँ रखी हुई है तो उसके पास कितनी एनर्जी है 9.8 जूल। अब यही 9.8 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, ग्राउंड को हिट करने से पहले बॉल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 9.8 जूल। तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन किस पे था एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है, देखिए 100 ग्राम दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको केजी में चेंज करके आगे बढ़ते हैं। तो केजी में चेंज कर लेते हैं, 0 से 0 कितना हो जाएगा 0.1 केजी। हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 20 जूल है। आपसे पूछा है मोमेंटम बताओ भैया, यानी इसका आपको मोमेंटम बताना। मोमेंटम आप जानते हैं मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। यानी अगर मोमेंटम चाहिए तो हमको क्या पता चल जाए, मास पता चल जाए और वेलोसिटी पता चल जाए। तो मास तो देखिए दे रखा है यहाँ पे, बस वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, इस वाले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होती है हाफ mv², और हाफ mv² की वैल्यू कितनी दे रखा है देखिए 20 जूल, क्योंकि कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 20 जूल और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है हाफ mv²। हाफ mv² की वैल्यू दे दिया, यानी mv² कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, और मास कितना दे रखा है देखिए 0.1। तो लिख लेते हैं मास की वैल्यू, मास 0.1 kg, 2 इंटू 20, तो v² कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 अपॉन 0.1। तो ऊपर नीचे काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी 400। तो v² कितना हो गया 400, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम के लिए क्या चाहिए मास और वेलोसिटी। तो मास पहले ही से दे रखा है, मास कितना दे रखा है 0.1 kg और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट ना समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मास की यूनिट क्या होती है kg होती है और वेलोसिटी की कितनी होती है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से करना है। और अगर आप चाहते तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी यूज़ किया जाता है। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, P = √2mk। यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है P = √2mk से। यानी ये काइनेटिक एनर्जी दी है,
और मास दिया है तो आप डायरेक्टली मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो हमने बताया इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल मासेस, देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास क्या है, इक्वल है, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। या ये दो बॉडीज़ बना लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये मूव कर रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रही है कितने से, 6 मीटर पर सेकंड से। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। आपको काइनेटिक एनर्जी इसका रेशियो चाहिए, तो मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, v की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपने k1 लिख लिया। अब निकाल लीजिए k2, k2 कितना हो जाएगा, हाफ m, मास तो इक्वल ही है, v स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे हैं, फिर से लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दी है, आप चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख के भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेशियो चाहिए इन दोनों का, तो k1/k2 चाहिए, तो निकाल लेते हैं k1/k2। तो देखिए k1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू 2 2 ज़ा 4 अपॉन हाफ इंटू m इंटू 6 6 ज़ा 36। तो k1 और k2 की वैल्यू लिख लिया। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, और 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, यानी क्या हो गया, k1/k2 कितना हो गया 1/9। इसका मतलब k1:k2 क्या हो जाएगा 1:9। तो देखिए क्या रेशियो आ गया, 1:9 का रेशियो आ गया, यही आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए मास इक्वल थे तो मास m दोनों का मान लिया और वेलोसिटीज डिफरेंट थी, तो इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ईजिली हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, देखिए एक बॉडी जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल होती है। अब जानते हैं आप रेस्ट से फॉल होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल, ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ लिया, क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड्स के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपको ये बताना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करना है। तो देखिए कुल मिला के क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं भैया मास पता चल जाए और वेलोसिटी पता चल जाए तो आसानी से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मास तो दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं। देखिए मास दे रखा है 2 kg, मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, वेलोसिटी नहीं पता। तो हम लोगों को क्या पता करना है, वेलोसिटी पता कर लेते हैं कि 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी जब मिल जाएगी, मास ऑलरेडी दे रखा है, वैल्यूज रख के हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वही इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाते हैं। फ्री फॉल वाले केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, आपको याद होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये इक्वेशंस यूज होती हैं फ्री फॉल के केस के लिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाना है हम लोग को, ये सोचना है। तो अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी v कैलकुलेट करना है। u देखिए आपको दे रखा है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, क्योंकि रेस्ट से फॉल होती है तो u की वैल्यू 0 हो गई। g भी दे रखा है और t भी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यही इक्वेशन यूज होगी। तो इस इक्वेशन को यूज करके v निकाल लेते हैं और v उठा के फिर यहाँ रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो देखिए u कितना दे रखा है 0, g की वैल्यू है 10, टाइम कितना दे रखा है 2, और कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, मास भी दे रखा है, ये दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं। तो भाई फॉर्मूले में सीधे पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 400 जूल। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। हो सकता है कहीं भाई मास और वेलोसिटी आपको डायरेक्टली दे दे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, उस केस में तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी फॉर्मूले में। लेकिन कहीं कहीं डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं देता तो उसके लिए आपको थोड़ा सा
पीछे के चैप्टर्स में जो मतलब कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उसका यूज़ करना होगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है फ्री फॉल के केस के लिए, इसको एक बार लिख लिया करिए साइड में और फिर देखा करिए कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ने तीनों वैल्यूज़ तीनों इक्वेशंस लिखी और देखा कि वी फाइंड करना है, तो वी इसमें भी आ रहा है, इस फॉर्मूले में भी आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, जी भी दे रखा था, टी भी दे रखा था, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज़ करके भी फाइंड आउट कर लिया और फिर वैल्यू रख ली। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ लेवल रोड ए स्कूटरिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। देखिए एक बंदा स्कूटर चला रहा है और फिर वो स्पीड उसको कम करना है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक्स अप्लाई करेगा। तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा था, ब्रेक्स अप्लाई किया तो कहाँ आ गया, 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया। इफ़ द मास ऑफ द स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर भी 150 kg, मान लीजिए मास स्कूटरिस्ट का और स्कूटर का कितना है 150 kg, यानी दोनों का कंबाइंड मास बता रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स ने कितना काम किया ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना 150 kg। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 से 5 पे आया है ना। और मास दे रखा है आपको, वर्क डन बाय ब्रेक्स निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यानी अगर बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का चेंज आप निकाल लें तो वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ही वर्क डन क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको दे क्या रखा है, देखिए स्पीड दे रखी है और मास दे रखा है। अब जब मास और स्पीड दे रखी होती है तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो वो क्या दे देगा आपको, वर्क डन दे देगा। इस मतलब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए अगर हम लोग निकालें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए के आई से डिनोट कर देते हैं, तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर, क्यों इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ एम 150 और यू स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 150 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, 15 5 ज़ा 75, तो 750 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए सारी वैल्यूज तो दे रखी है, हाफ, क्योंकि फाइनल निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी लेंगे 150 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए 150 इंटू 25/2, तो 275 ज़ा टाइम्स जाएगा और फिर 75 इंटू 25 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 75 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25 और 7 5 ज़ा 35, तो 7, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 5 7 8 1, तो 1875 कितना हो गया 1875 जूल। और देखिए शायद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 2 ज़ीरो लगेंगे, तो क्योंकि 15 5 ज़ा 75 और उसके बाद 7500 जूल, और ये कितना हो गया 1875 जूल। अब डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का, तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। फाइनल कितनी है 1875 जूल
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 7500 जूल इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो इसको माइनस कर लेते हैं, आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 187 10 10 5 2 और 6 और फिर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा -5625 जूल। तो यानी वर्क डन कितना हो गया -5625 जूल। अब ये देखिए माइनस साइन कुछ नहीं, बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन के मतलब मोशन को अपोज किया है ब्रेक ने। जाहिर सी बात है ब्रेक क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, तो बस ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि मोशन को अपोज किया गया है, ब्रेक के थ्रू मोशन को अपोज किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन ड्रॉप्स ए 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 5 मीटर लैडर। एक बंदा है, उसने क्या किया है 5 मीटर की लैडर है, यानी 5 मीटर ऊंची लैडर है, और वहाँ से वो क्या कर रहा है 10 किलो का पत्थर क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है। व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, यानी ग्राउंड को हिट किस स्पीड से कर रहा है ये बताना। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड रीच करेगा। तो देखिए फिर से कॉन्सेप्ट वही आ गया, एक बार इसको बना लेते हैं। ग्राउंड है और यहाँ ये मान लीजिए लैडर है, कितनी ऊंचाई पर है ये 5 मीटर की ऊंचाई पर ये लैडर है, और यहाँ पे एक 10 kg का पत्थर रखा हुआ है। व्हाट इज इट्स स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को रीच करेगा। तो फिर ले दे के बात कहाँ आ गई एनर्जी कंजर्वेशन की। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन की बात आ गई, अगर आप सोचिए तो यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh होती है। अब जब इसने ग्राउंड को हिट किया होगा तो इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी जब ग्राउंड पे को हिट करने से पहले इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यानी ये जो mgh है किस में चेंज हो गई होगी हाफ एम वी स्क्वायर में। अभी हम लोग करके आए पहला क्वेश्चन ये किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किससे mgh से, और ये mgh किस में चेंज हो गया हाफ एम वी स्क्वायर में चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि mgh किस में चेंज हो जा रहा है पूरा का पूरा हाफ एम वी स्क्वायर में। अब बस आप वैल्यूज़ आपको रखनी है, तो वैल्यूज़ क्या रखेंगे, देखिए मास कितना दे रखा है 10 kg का रॉक में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट 5 मीटर है हाफ, और मास कितना है 10। वेलोसिटी आपको पता करना है व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड किस वेलोसिटी से ग्राउंड रीच कर रहा है आपको यही भी बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100, कितना हो जाएगा वी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्राउंड इसने कैसे हिट किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी मिल चुकी है, मास पहले ही से पता था, वेलोसिटी कितनी हो गई 10 स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा यानी 5 इंटू 10 10 ज़ा 100, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। तो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इसने हिट किया और ये वेलोसिटी इसके पास है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हम लोग बता सकते थे 500 जूल। कैसे, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh होती है, मास कितना दे रखा है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट कितनी तो 10 10 ज़ा 100 500। तो देखिए कुछ बता डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि भाई 500 जूल पोटेंशियल एनर्जी, यही पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे, और डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते थे। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया, और वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट हो सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास देखिए ये h दे रखा है और ये आपको g दे रखा है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप चाहते तो लगा देते, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है उसकी स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए 3 इक्वेशन है हम लोग पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देख सकते हैं आपको फाइनल वेलोसिटी पता करना है, u दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है, यानी ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते थे। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते तो वो भी आ जाता। तो देखिए आइए कर लेते हैं इससे भी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 दे रखा है क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप्स का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, g कितना दे रखा है 10, h कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100,
और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ये नहीं कि एक ही तरीके से किया जाए। आप चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इससे आता है तो इससे भी कर सकते हैं। तो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इसकी हेल्प आपको लेनी ही लेनी है। तो अगर आप ये भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ने निकाल ही लिया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ ए कार ऑफ मास 1000 kg when its speed is reduced to 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा यार, ले दे के एनर्जी का वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगेगा, क्योंकि वर्क डन पूछ लिया, मास दे रहा है, स्पीड दे रहा है, तो मास और स्पीड से क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दे देती है, वर्क डन दे देती है। यानी यहाँ पे हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, वर्क डन अपने आप मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी हेल्प से हम लोग मास लिख लेते हैं कितना 1000 kg। तो पहले हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ये क्या होगा हाफ mu², तो हाफ 1000 इंटू 20 तो डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 10 जा। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 0 0 0, तो 2 लाख जूल्स आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या होगी हाफ mv², तो हाफ mv² फाइनल वेलोसिटी यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट 10 इंटू 10 कर देते हैं। फिर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 500 जा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं 500 इंटू 10 10 जा 100, 5 के बाद 4 zeros आपको 50,000 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितनी है 50,000 जूल, 50,000 माइनस यहाँ पे कितनी है 2 लाख जूल्स। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 लाख में से 50,000 गया तो कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। देखिए फिर माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है वर्क डन के, तो वर्क डन कितना हो गया माइनस 1,50,000 जूल। अब माइनस साइन वही सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन को अपोज किया है, तो ब्रेक्स हमेशा मोशन को अपोज करती हैं, वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेंगी। ब्रेक्स लगी इसलिए ताकि आप वेलोसिटी को कम कर सकें, तो एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और यहाँ ब्रेक्स लग रही है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन को अपोज किया जा रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज लिफ्टेड अप बाय 10 मीटर, एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है, इसको 10 मीटर लिफ्ट किया जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट, जी की वैल्यू दे रखी है। तो बहुत आसान है, मास कितना है 100 kg, कितना लिफ्ट कर रहे हैं, किस हाइट तक ले जा रहे हैं 10 मीटर ले जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो हम लोग को पता है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जाता है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के केस में क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो मास कितना है 100, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और हाइट कितनी है 10। तो देख सकते हैं आप 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 जूल्स, ये तो वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको बॉडी की पता करना है इसी हाइट पर, तो कुछ नहीं है, जितना वर्क आपने किया, देखिए डायरेक्टली समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो देखिए जितना आपने वर्क किया है वो उस मास के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को ऐसे ही 100 kg का था, आप इसको उठा के यहाँ कहीं रख रहे हैं, तो जब आप इसको यहाँ रखे हैं तो जो वर्क करके आए आप इसमें, वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना आपने कितना वर्क किया आपने 10,000 जूल, तो 10,000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो U इज इक्वल्स टू mgh लगा दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की क्या होती है mgh। तो मास आपके पास 100 है और g की वैल्यू 10 है और हाइट कितनी है 10, तो फिर से वही आएगा, आना वही है
क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी वर्क और पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड कैसे हैं। आप किसी बॉडी पे जितना वर्क करते हैं वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपने बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ रखा तो जो भी आपने वर्क किया वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस यही बताना होता है इसमें। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, बॉय वेइंग 50 kg क्लाइम्स अप ए वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर। एक बंदा 50 किलो का है और वो वर्टिकल हाइट 100 मीटर क्लाइंब करता है। वो एक वर्टिकल हाइट है, मतलब 100 मीटर क्लाइंब करता है, उछलता है 100 मीटर कह सकते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, कितना उसने वर्क किया, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। ऐसा करने में क्योंकि उसने कुछ हाइट पे गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर ली। और पोटेंशियल एनर्जी बताना और आपको वर्क डन बताना है। तो वर्क डन, फिर ग्रेविटी का केस आ गया, mgh, मास कितना है 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8, हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर। बस हो जाएगा 50 इंटू 98 इंटू 10, एक 10 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल हट जाएगा तो 98 इंटू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 490, ये 2 0 इधर लगा देते हैं तो 49,000 जूल का उसने वर्क किया। अब ये जो वर्क किया वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ना समझ में आया तो डायरेक्टली लगा दीजिए क्या, mgh, फिर वही आना है, कुछ नहीं, क्योंकि जो आप वर्क करते हैं वो किस तरह स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से वही आएगा, देखिए कैलकुलेशन सेम है तो इस बार करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो कितना आ जाएगा 49,000 जूल। जो वर्क करके उसने छलांग लगाई है, क्लाइंब किया है, वही वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जा सकती है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू व्हाट हाइट शुड ए बॉक्स ऑफ मास 150 kg बी लिफ्टेड, किस हाइट तक इस मास को उठाया जाए, ये बॉक्स है इसका मास 150 kg है, किस हाइट तक उठाया जाए सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 7350 जूल। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए 7350 जूल। कहने का मतलब मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको किस हाइट तक उठाएं, यानी इसको मान लीजिए यहाँ पे रखना है, किस हाइट तक उठाएं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाए 7350 जूल्स। और उसका मास कितना है, इस बॉक्स का मास दे रखा है कितना 150 kg। तो एक 150 किलो का बॉक्स है, इसको उठा के किस हाइट तक ले जाएं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाए। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, यू कितना दे दिया 7350 जूल्स दे दिया, मास बॉक्स का कितना दे दिया है भाई 150 kg दे दिया। आपसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हाइट। तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है mgh, u की वैल्यू है 7350, मास कितना है 150 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 और हाइट आपको फाइंड करना है। तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 735 अपॉन 15 इंटू 9.8। तो एक काम करते हैं 15 से इसको भी कैंसिल ही कर देते हैं, 15 4 ज़ा 60 और 35 बचेगा तो ये हो जाएगा कितना 15 9 ज़ा टाइम्स जाएगा, फिर 9.8 डेसिमल हटा देते हैं 490 अपॉन 98 कर देते हैं। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो 98 5 ज़ा अगर करते हैं, देखिए 98 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45, तो 98 5 ज़ा कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी 5 मीटर की हाइट पर अगर इसको उठा के रख दें तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में भी हम लोग वर्क एंड एनर्जी के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल से इसलिए ये लेक्चर पार्ट वाइज है, यानी ये पार्ट 3 है लेक्चर का। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए वही सेम फॉर्मूले जो पहले यूज़ हुए थे, यानी पहले के 2 लेक्चर्स में जो यूज़ हुए हैं वही सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, देखिए एक बॉडी जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg, इसको आपने क्या किया वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर सी बात है भाई ऊपर की तरफ फेंकना तो कुछ वेलोसिटी तो देनी ही होगी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कहने का मतलब है जब आपने इसको ऊपर फेंका होगा तो 2 सेकंड के बाद ही किसी हाइट पे गया होगा, यानी अभी 2 सेकंड बाद ये जहां है वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लेते हैं ये यहाँ है, मान लेते हैं ये ग्राउंड से h हाइट पर यहाँ पे है,
तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अगर बॉडी का मास सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। यानी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या पता होना चाहिए, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। ये दो चीजें तो दे रखी हैं, हाइट नहीं दिया, तो हाइट नहीं दिया तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। देखते हैं हाइट फाइंड करने के लिए कौन सी यूज होती है। तो आइए तीनों लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अब देखिए हाइट चाहिए, तो हाइट पहली वाली इक्वेशन में नहीं है, यानी इसको हटा देते हैं। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए हाइट चाहिए और u दे रखा है, t दे रखा है, g भी दे रखा है, यानी सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग यूज कर लें तो इसलिए हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो अब आइए इस सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे h इज इक्वल टू यू टी है, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, यानी आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी मोशन करेगी तो यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाता है, माइनस। यानी बस इस प्लस की जगह माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये हम लोग ने ग्रेविटेशन में देखा भी था। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर बाद पूछ रहा है 2 सेकेंड्स के बाद, माइनस हाफ जी कितना दे रखा है 10, टाइम कितना दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 40 माइनस 20, यानी 20 मीटर, यानी 20 मीटर की हाइट पे अभी है बॉडी। यानी अब आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है इसको, तो ये 22 सेकेंड बाद 20 मीटर की हाइट पे यहाँ पहुंचा, और ये ग्राउंड से कितना है 20 मीटर, यानी ये हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। अब इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है mgh। तो मास कितना दे रखा है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी दे रखी है 20, तो 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 400 मीटर, यानी हाइट कितनी हो गई 400 मीटर, यानी सॉरी हाइट नहीं, हाइट तो फाइंड कर चुके हैं, ये एनर्जी है, यानी 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी इस हाइट पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक 1 न्यूटन का फोर्स है, मूव्स अ बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी एक 1 न्यूटन, आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो उस फोर्स के ही डायरेक्शन में वो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है 1 मीटर। तो डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, एस से, 1 मीटर। कहने का मतलब ये कोई बॉडी है, इस पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव कर गई 1 मीटर फोर्स के ही डायरेक्शन में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम किसी बॉडी में फोर्स F लगाते हैं, और बॉडी अगर s डिस्टेंस मूव करती है तो वर्क डन क्या होता है F इंटू एस। अगर फोर्स के ही डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो अब W इज इक्वल्स टू क्या है, F इंटू एस। F कितना दे रखा है 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर, तो वर्क डन कितना आ गया 1 जूल, यानी 1 जूल का वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस मूव करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार इज बीइंग ड्राइवन बाय फोर्स ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। एक कार है जो कितने फोर्स से मूव कर रही है, टू मतलब कितने फोर्स से ड्राइव की जा रही है, 10 टू द पावर 10 न्यूटन के फोर्स से। ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रही है 2 मिनट्स, यानी कहीं पहुंचने पर, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने पर 2 मिनट्स का टाइम ले रही है वो। तो आपको इस केस में क्या पता करना है, वर्क डन, कि कार कितना वर्क कर रही है। अगर वो इस फोर्स से ड्राइव की जा रही है और 5 मीटर पर सेकेंड की उसके पास कांस्टेंट स्पीड और वो 2 मिनट का टाइम ले रही है, तो कितना वर्क कर रही है, तो ये बताना है आपको। तो अभी हम लोग पढ़ के आए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस आप निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए क्यों ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। देखिए स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, क्योंकि डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्टेंस दिया था तो बड़े आसानी से F इंटू एस कर दिया। अब यहाँ नहीं दे रखा है तो थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 2 मिनट्स। तो इस मिनट्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मिनट्स में नहीं रखेंगे, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स, क्योंकि सब एसआई में है तो भाई टाइम को भी एसआई में रखना है, तो 120 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 5 इंटू
12 इंटू 10 टू द पावर 10। ये जो 10 था इधर हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए, 25 इंटू 12 5 ज़ा 60 इंटू 10 टू द पावर 10। तो 25 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, तो 1500 इंटू 10 टू द पावर 10। तो अगर चाहें तो इधर से हम लोग 2 10 बाहर यानी 10 स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, तो वो लिखने का है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर बाहर हो गया, तो 15 इंटू क्या हो गया 10 टू द पावर 12 जूल। यानी इतना वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी कार इतना वर्क कर रही है, इतना वर्क हो रहा है कार, कितना 15 इंटू 10 टू द पावर 12 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच इज द मास ऑफ ए मैन इफ ही हैज टू डू 2500 जूल्स ऑफ वर्क इन क्लाइंबिंग अ ट्री 5 मीटर टॉल। पूछ रहा हाउ मच इज द मास ऑफ ए मैन, उस मैन का मास क्या होगा जिसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2500 जूल का वर्क, 2500 जूल का वर्क कर रहा है। किस लिए कर रहा है, इन क्लाइंबिंग ए ट्री 5 मीटर टॉल। एक ट्री है जो 5 मीटर टॉल है, उसको क्लाइंब कर रहा है। तो हाइट कितनी दे दी, 5 मीटर दे दी। जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस मैन का आपको मास चाहिए, तो वर्क डन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है mgh। अब वर्क डन तो दे रखा है 2500, मास आपको निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट कितनी है 5 है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 अपॉन 10 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 5 जा 50, यानी मास कितना हो गया 50 kg हो गया। बस यही फाइंड आउट करना था। देखिए अगर वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, अगर आपको पता हो कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, और इस क्वेश्चन में तो कुछ करना भी नहीं था, सिर्फ मास निकालना है, बाकी सारी चीज़ मतलब डायरेक्टली था एकदम, आप फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर 24.2 जूल। कह रहा है कि भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव कराते हैं, कैसे, फोर्स लगा के। भाई जाहिर सी बात है, आप फोर्स लगाएंगे तभी तो मूव करेगा। तो उस केस में आप वर्क कितना करते हैं 24.2 जूल। तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कहने का मतलब है 20 सेंटीमीटर आपने मूव कराया और आपने कितना वर्क किया 24.2 जूल। तो फोर्स कितनी लगाई होगी ये बताना है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट आपने इस पे लगा दिया फोर्स F, अभी पता नहीं कितना फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करता है, और ऐसा करने में कितना वर्क किया आपने 24.2 जूल का। तो फोर्स कितनी लगी होगी, अभी पढ़ के आए हैं कि भैया फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होता है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना है 24.2 जूल का फोर्स आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर मत रख दीजिएगा, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो आइए इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 20/100, 0 से 0 कैंसिल, और 2125 यानी 0.2 मीटर की डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो आपको कैसे रखना है 0.2, यानी ना कि 20 सेंटीमीटर। सब एक सिस्टम में ही आपको रखना है 24.2 अपॉन 0.2। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये तो डेसिमल हट जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी 121 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। और बॉडी अगर इतना मीटर यानी 0.2 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, डिस्टेंस मूव कर रही है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा 24.2 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बॉय वेइंग 40 kg, एक बॉय है जिसका मास कितना दे रखा है, देखिए 40 kg, मेक्स ए हाई जंप ऑफ, कितना मीटर का हाई जंप करता है 1.5 मीटर का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मास पता कर लें और वेलोसिटी पता कर लें। अब मास दे रखा है लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर फेंका और ये इस हाईएस्ट पॉइंट तक आता है, मान लीजिए इस हाईएस्ट पॉइंट तक आता है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, वो फिर नीचे आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे को अटेन करने के बाद वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। यानी इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट अटेन कर लेती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड 0 होती है, तभी फिर वहाँ से बॉडी क्या होती है, लौटना शुरू होती है ग्राउंड की तरफ। क्योंकि अगर उसके पास और स्पीड होती तो और ऊपर जाती, अब क्योंकि उसके पास स्पीड बची ही नहीं, इसलिए वो क्या कर रही है, नीचे आना शुरू हो रही है। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड तो 0 हो गई, तो बॉडी का मास कितना है 40 और स्पीड कितना है 0, कुछ नहीं 0 आएगा। डायरेक्टली आप लिख दीजिए एट द हाईएस्ट पॉइंट स्पीड इज 0, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज 0, या तो ऐसे करके आप उसको क्या कीजिए, दिखा दीजिए।
अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो U इज इक्वल्स टू mgh। अब मास कितना दे रखा है, देखिए 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जंप कितना है 1.5 का, तो 40 इंटू 15 फोर ज़ा 60 यानी 600 जूल। तो यहाँ पे एक बस कॉन्सेप्ट था आपको ध्यान देना कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है, जीरो, और ये हम लोग ग्रेविटेशन कर चुके हैं तो उसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के किए हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी को क्या माना है, जीरो माना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है तभी बॉडी वहाँ से क्या होती है, नीचे आती है। अगर स्पीड होगी तो और ऊपर जाएगी, लेकिन स्पीड वहाँ पे उसकी जीरो हो रही है इसीलिए वो वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट लिफ्टर, एक वेट लिफ्टर है, लिफ्टिंग वेट्स ऑफ मास, वेट्स उठा रहा है, वेट्स लिफ्ट कर रहा है जिनका मास कितना है 200 kg है, अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स, 2 मीटर्स की हाइट तक। जी की वैल्यू दे रखी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए mgh, बार बार वही है, फॉर्मूले आ रहे हैं। मास कितना दे रखा है, देखिए 200 kg, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, हाइट कितनी हाइट पर लिफ्ट कर रहा है 2 मीटर, तो आइए 20 इंटू 98 इंटू 2, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक टेन इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 हो गया, तो 20 इंटू 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 196, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 यानी 19, 2 1 ज़ा 2 और 3, तो 392 और ये जीरो, यानी 3920 जूल की पोटेंशियल एनर्जी वेट्स एक्वायर कर ले रहे हैं। वेट्स वही जो डंबल्स वगैरह या प्लेट्स वगैरह होती हैं उन्हीं को बोला जा रहा है। वेट्स से जब इतना ऊंचा उठाएगा उनको 2 मीटर की हाइट पर इस मास के साथ, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेंगी, 3920 जूल। अब भी पूछा वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर ने वर्क कितना किया, तो फिर वही फॉर्मूला mgh। अब चाहे तो आप फिर से लिख के सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट 3920 जूल लिख दीजिए। तो दोनों ही पार्ट्स हो गए। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में भी हम लोग वर्क एंड एनर्जी के बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी इस लेक्चर का पार्ट 4 है। सेम वही फॉर्मूले यूज़ होंगे, देख सकते हैं आप, जो बाकी के 3 लेक्चर्स में यूज़ हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पर्सन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ए टावर ऑफ हाइट 72 मीटर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। यानी एक बंदा है जिसका मास 50 kg है, वो एक टावर को क्लाइम करता है जिसकी हाइट कितनी है 72 मीटर है। कैलकुलेट दी वर्क डन, कितना वर्क किया उसने, अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। अब मास कितना दे रखा है 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8, हाइट कितनी दे रखी है 72। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू ये देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 98 और ये क्या हो जाएगा 72। फिर 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 490 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए 49 का 72 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 9, 7 9 ज़ा 63, 6 7 4 ज़ा 28 यानी 4 8 12 5 3 यानी 3528 और ये जीरो जो बचा, यानी 35,280 जूल का वर्क करना पड़ेगा उसको, अगर वो उसका मास 50 kg है और उसको 72 मीटर हाइट का टावर क्लाइम करना है, तो इतना वर्क उसको करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए एक बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुआ, फोर्स के ही डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसने मूव किया। यानी ये बॉडी यहाँ थी, मान लीजिए बॉडी ए, और इस पर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये लगने के बाद 10 सेंटीमीटर बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई फोर्स के ही डायरेक्शन में। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स हमने लगाया एफ, और उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर जाती है इस डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वही होगा। देखिए आपको फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 2 न्यूटन, डिस्टेंस भी दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10/100 तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। तो देखिए फोर्स भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 0.1, तो कितना हो गया
2 जूल। यानी अगर आप किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, वो 10 सेंटीमीटर खिसकती है, यानी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मूव करती है, डिस्प्लेस होती है, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा 0.2 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे 15 न्यूटन का फोर्स लगता है, एंड इट मूव्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, और वो 4 मीटर हॉरिजॉन्टली क्या करती है, मूव करती है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है। मतलब क्या है कि ये बॉडी डिस्प्लेस कर गई 4 मीटर, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्टेंस इसने मूव किया 4 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी उसका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो ये जब केस आता है, ऐसा केस आता है, तो उस केस में हम लोग W इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, F cos थीटा इंटू S, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, ये हुआ क्या था, अभी तक सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो रहा था, पहला न्यूमेरिकल है जो इस फॉर्मूले पे आया है। तो ये तब यूज होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है, और ये एंगल क्लियरली यहाँ पे दे दिया है कि कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी फोर्स का डायरेक्शन 60 डिग्री के एंगल पर है, किससे, टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका, और इसी पे बॉडी मूव कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कुछ एंगल दे दिया, कितना 60 डिग्री का, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है 50 न्यूटन कॉस 60 डिग्री, और डिस्टेंस क्या है 4 मीटर। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए जाएंगे। अभी आपका काम ये है कि आप बस वैल्यू जान लीजिए कि कॉस 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2 होती है। कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो बस आपको ये वैल्यूज़ याद करनी है, बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाना है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और सिर्फ यही नहीं है, साइन कॉस टैन और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो आपको बस वैल्यू याद करनी है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2। बस आपको यही वैल्यू रख देनी है, 50 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, फिर 4, 2 2 100 जूल। तो 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अगर किस केस में, अगर बॉडी 4 मीटर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और फोर्स कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री का, तो ये केस है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब एंगल बनेगा तब आप F इंटू एस नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे F cos थीटा इंटू एस, या FS cos थीटा, इसको किसी भी तरह से लिख लीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं FS cos थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, देखिए दो बॉडीज हैं, उनके मासेस क्या है, इक्वल है, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स v एंड 2v, यूनिफॉर्म स्पीड v और 2v से मूव कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो आपको उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना। मान लीजिए बॉडी A है, ये बॉडी B है, मास दोनों का सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मास इक्वल है, और ये इसकी स्पीड मान लीजिए v है, इसकी स्पीड 2v है। अब आपको इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो चाहिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं K है, क्या हो जाएगा हाफ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया आपने। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेते हैं kb, क्या होता है फॉर्मूला हाफ mv², बट यहाँ पे v की जगह क्या है 2v है, क्योंकि इसकी स्पीड 2 टाइम्स है बॉडी A के स्पीड के, तो 1/2 इंटू m इंटू 4v²। अब आपको रेशियो चाहिए, तो रेशियो बड़ा आसान है निकालना, K/kb चाहिए, तो हाफ इंटू m इंटू v² अपॉन हाफ इंटू m इंटू 4v²। तो हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, v² से v² कैंसिल, बचा क्या 1/4, यानी Ka/kb क्या आ गया 1/4। देखिए कितने आसान न्यूमेरिकल्स है। वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, फॉर्मूला बताओ और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल ऑफ मास 0.5 kg, देखिए एक बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है 0.5 kg, स्लोज डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ, ये किस स्पीड से चल रही थी, इनिशियल स्पीड इसकी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड।
और फिर बाद में स्लो हो जाती है, स्लो होने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड पे आ गए, इसका मतलब कि इसमें रिटार्डेशन हुआ, इसकी स्पीड कम हुई है। तो आपको क्या पता करना है, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, एक बार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, दोनों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है, यू दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप इनिशियल स्पीड लेंगे, उससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी जब बॉडी इस स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ये बताना है। तो हाफ एम यू यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/2m, ये हो गया। और ये मास दे रखा है, तो इस मास की भी वैल्यू लिख लेते हैं 25/2 × 0.5। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 25 5 × 125 होता है, यानी 12.5/2। अब देखिए बाकी आगे क्या है, तो एक काम करते हैं, इसको कम्प्लीटली सॉल्व भी कर लेते हैं। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितना हो गया 25/4 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी लेंगे, फाइनल स्पीड लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, और m की वैल्यू कितनी है 0.5, और v कितना दे रखा है 3, यानी इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.5 × 9/2, 9 5 ज़ा 45, यानी 4.5/2। अब ये 4.5/2 इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी 9/4। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी kf माइनस के आई, तो kf कितना है 9/4 है, के आई कितना है आपका 25/4 है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -16/4, एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है सॉल्व करने पर -16/4, 4 4 ज़ा 16, तो -4 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है -4 जूल। ये माइनस साइन कुछ नहीं, ये सिग्निफाई कर रहा है कि फिर अगेन जो हम लोग देख चुके हैं, क्या बताता है कि भाई मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ है, फोर्स लगा है। क्योंकि भाई ये स्लो हुई है, तो स्लो करने के लिए कोई फोर्स लगा होगा, तो उस फोर्स ने क्या किया, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो बस यही सिग्निफाई कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 4 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 784 जूल ऑफ वर्क वाज डन इन लिफ्टिंग अ 20 kg मास, देखिए वर्क डन कितना हो रहा है 784 जूल, कैसे हो रहा है, वॉज डन इन लिफ्टिंग अ 20 kg मास, एक 20 kg मास को क्या किया गया है, लिफ्ट किया गया है। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वॉज लिफ्टेड, यानी किस हाइट पे अगर हम इस 20 kg मास को उठाएं, लिफ्ट करें, तो हमको इतना काम करना पड़ेगा, किस हाइट तक ले जाएं। तो आपको यानी क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि 20 kg मास को किस हाइट तक ले जाएं कि इतना काम करना पड़े। तो आइए दे, वर्क तो आपको दे ही दिया 20 kg, g 9.8, h फाइंड करना। सॉल्व कर लेते हैं, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 784/20 × 9.8, तो 784/2 × 98, तो कैंसिल कर देते हैं इससे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो 7 से आइए कैंसिल कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, और 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा। तो कैलकुलेशन आपको और डायरेक्ट आता है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 मीटर, यानी अगर आप 4 मीटर की हाइट तक लेके जाएंगे तो इस 20 kg मास को, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में जो पावर वाला टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जब वर्क डन डायरेक्टली दिया हो तो P इज इक्वल टू W अपॉन T यूज़ कर लीजिए, और एक फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है, जब एनर्जी दी हो तो ये यूज़ कर लीजिए। तो दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस एक जगह W और एक जगह E है। जब वर्क डन होगा तो ये वाला यूज़ कर लीजिएगा, जब एनर्जी दी होगी तो ये वाला यूज़ कर लीजिएगा।
आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, बॉडी डज 1200 जूल्स ऑफ वर्क इन 2 मिनट्स। देखिए एक बॉडी कितना काम कर रही है, 1200 जूल्स का, तो वर्क डन क्या दे दिया, 1200 जूल्स। कितनी देर में इतना काम कर रही है, 2 मिनट्स में, तो टाइम कितना दे दिया, 2 मिनट्स। आपको पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो वर्क डन कितना दे रखा है, 1200। टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स, लेकिन मिनट्स में नहीं रखना है क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है, सब कुछ एसआई में करना है। तो अगर आपको अभी तक ना एसआई समझ में आया हो तो ये जान लीजिए एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, और एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, और हाइट या लेंथ की जब बात करते हैं तो उसकी मीटर होती है, मास की क्या होती है, केजी होती है। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना, और फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एसआई सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मिनट्स में है टाइम, तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 120 सेकेंड्स। तो 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 टेन जा, तो पावर कितनी आ गई, 10 वाट। 10 वाट की पावर है। यानी अगर कोई बॉडी 1200 जूल का वर्क कर रही है 2 मिनट्स में तो उसकी पावर कितनी कहलाएगी, 10 वाट कहलाएगी। और आप आज की डेट में देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उस पर उसकी पावर लिखी होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना वर्क कर रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर मिनट या पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रॉली इज पुश्ड अलोंग द रोड विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। एक ट्रॉली है जो कि 400 न्यूटन के फोर्स से पुश की जा रही है। कितना डिस्टेंस पुश की गई, 60 मीटर। कितनी देर में, 1 मिनट में। कैलकुलेट द पावर डेवलप, कितनी पावर डेवलप हुई आपको ये बताना है। तो देखिए फोर्स कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पुश किया जा रहा है, 60 मीटर। टाइम कितना लिया जा रहा है ये करने में, 1 मिनट। तो देखिए सब कुछ तो सेट था, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मिनट वाला किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को, सेकंड्स में। कैलकुलेट द पावर डेवलप। अब देखिए डायरेक्टली वर्क डन दिया हो तो और आसानी से P = W/T लगा के आंसर निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली वर्क डन नहीं दिया है, लेकिन वर्क फाइंड करने का आपको पूरा जुगाड़ दे दिया, फोर्स दे दिया और डिस्टेंस दे दिया। और आप जानते हैं अगर फोर्स दिया डिस्टेंस दिया तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, F/S के फॉर्मूले से, यानी F/S, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इन दोनों का तो हमको क्या मिल जाता है, वर्क डन। और पिछले के लेक्चर्स में हम लोग ने इन चीज़ों को किया है। तो वर्क डन निकालना है। आइए फोर्स कितना दे रखा है, 400, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो 6 4 24 0 0, यानी 24,000 जूल का वर्क हुआ। और टाइम कितना लगा इस वर्क होने में, 60 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा यानी 400। तो पावर कितनी हो गई, 400 वाट। यानी अगर आप 400 न्यूटन का फोर्स लगा के 60 मीटर डिस्टेंस तक किसी ट्रॉली को पुश कर रहे हैं और टाइम कितना ले रहे हैं, 1 मिनट, तो कितनी पावर डेवलप हो रही है वहाँ पे, 400 वाट की पावर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन वेइंग 500 न्यूटन। देखिए एक मैन है जिसका वेट दे रखा है, वेइंग मतलब वेट दे रखा है 500। देखिए यूनिट से हमेशा अंदाज़ा लगाइए, फिजिकल क्वांटिटीज़ दे क्या रखी हैं। वेइंग 500 न्यूटन, न्यूटन किसकी फोर्स यूनिट होती है, फोर्स की होती है, तो वेट क्या एक तरह का फोर्स ही तो है। तो वेट कितना दे रखा है, 500 न्यूटन। ये किसका है, वेट ऑफ मैन। कैरिंग अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, उसके पास 100 न्यूटन का लोड है, तो यानी वेट किसका दे दिया, लोड का दे दिया। तो लोड का वेट कितना दे दिया है, 100 न्यूटन दे दिया है। 100 न्यूटन अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 4 मीटर हाई इन 5 सेकंड। तो ये मैन क्या कर रहा है, 500 न्यूटन का जो वेट जिसका खुद है वो 100 न्यूटन का लोड लेके 4 मीटर की हाइट तक जाता है। कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड्स का टाइम लेता है। तो किस हाइट तक जा रहा है, 4 मीटर की हाइट तक, और टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकंड्स का टाइम ले रहा है। व्हाट इज द पावर, पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो पावर अभी फॉर्मूला देख के आए, W/T। देखिए कहीं कहीं डायरेक्टली अगर वर्क डन दिया हो तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन वर्क डन ना दिया हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वर्क डन हम लोग जानते हैं क्या होता है, mgh। अब देखिए हाइट पता है, यहाँ मास नहीं दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया ना भी दे रखा होता तो आप जी की वैल्यू 9.8 के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते। तो देखिए यहाँ पे लेकिन mg दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए mg दे रखा है। आप जानते हैं वेट होता क्या है, अगर आप वेट देखिए, वेट होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट दे रखा है, किसका दे रखा है, मैन का और लोड का। तो हम लोगों को टोटल वेट चाहिए, तो इन दोनों का टोटल यानी कंबाइंड वेट कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। तो ये mg इसमें जो आप वर्क डन में लिखते हैं ये mg एक्चुअल में क्या है, वेट है या फोर्स है। तो वेट, टोटल वेट कितना है हम लोग के पास, 600 न्यूटन, यानी टोटल mg हम लोग को दे रखा है, यानी वर्क डन
इज इक्वल्स टू mgh है, और mg टोटल कितना है हमारे पास 600, हाइट कितनी है 4 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 6 4 24, यानी 2400 जूल्स, ये वर्क डन हो गया। अब टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड्स, ये देखिए टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, तो वर्क डन मिल गया 2400 जूल, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड्स, 5 4 20, 5 8 40, तो कितना हो गया 480 वॉट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्टली वर्डन दिया हो तो बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं मेहनत करना, लेकिन वर्डन नहीं दिया तो आप निकालेंगे कैसे। यहाँ वेट दोनों का दे रखा है, तो दोनों का कंबाइंड वेट ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वर्डन में क्या आता है mgh, और mg क्या होता है वेट होता है, तो टोटल mg हम लोग ने दोनों का ले लिया, यानी वेट ऑफ मैन और वेट ऑफ लोड, तो 500 + 100 600 न्यूटन, तो mg मिल गया, h पहले से दे रखा था, और अलग अलग मास दिया होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे g की भी वैल्यू दे रखी होती, तो वैसे भी निकाला जा सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन, एक इंजन है जिसकी पावर आउटपुट कितनी है 3 किलोवाट, यानी पावर लिख लेते हैं क्या है 3 किलोवाट। हाउ मच वर्क डज द इंजन डू इन 20 सेकेंड, इंजन 20 सेकेंड्स में कितना काम करेगा आपको ये बताना है, यानी आपको क्या निकालना है वर्क डन। आप फॉर्मूला पढ़ के आए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर यहाँ किलो वॉट में, आपको क्या करना है इसको वॉट में चेंज करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के, 1 किलो वॉट अगर 1000 वॉट के तो 3 किलो वॉट कितने वॉट के हो जाएगा 3 × 1000 यानी 3000 वॉट के। तो ये मिल गया पावर किसमें वॉट में, किलो वॉट से कहाँ आ गए वॉट में, और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो पावर कितनी है 3000 वॉट, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा वर्क डन 3 2 6 और 4 0 60,000 जूल्स, यानी 60,000 जूल का वर्क डन करेगा। मान लीजिए अगर आंसर आपका किलो जूल में आ रहा हो तो किलो जूल में भी कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं आप, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी जूल वाली क्वांटिटी को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस 600 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है 600 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना देर टाइम में 5 मिनट्स में। देखिए 5 मिनट्स में इतनी सारी एनर्जी ले रहा है, कैलकुलेट इज पावर रेटिंग, तो जाहिर सी बात है कि हाई पावर का हीटर होगा तभी इतने कम टाइम में इतनी एनर्जी खींच ले रहा है। तो अब आपको पावर निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, जब एनर्जी दी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। आपको पावर निकालना है, एनर्जी दे रखी है, टाइम दे रखा है, देखिए एनर्जी दे रखी है 600 किलो जूल, हम लोग को क्या करना है इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है 1000 जूल के, 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है 1000 जूल के, और 600 किलो जूल किसके इक्वल हो जाएगा 600 इंटू 1000 जूल। तो ये हमारा किलो जूल किस में कन्वर्ट हो गया जूल में कन्वर्ट हो गया, और टाइम मिनट्स में दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले ही बात हो गई 6 5 30 यानी 300 सेकेंड, सबको एसआई में रखना है। तो एनर्जी क्या हो गई हमारे पास 600 इंटू 1000 अपॉन टाइम क्या है तो सॉरी 300 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 2, तो कितना हो जाएगा 2000 वॉट। पावर कितनी आ गई हीटर की, जाहिर सी बात है 2000 वॉट का हीटर होगा तभी तो इतनी एनर्जी ले रहा होगा, इतने हाई पावर का हीटर होगा तभी इतनी एनर्जी लेगा। तो अब देखिए मान लीजिए आंसर आपका किलो वॉट में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस वॉट वाली क्वांटिटी को जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा किलो वॉट में। मान लीजिए अगर 2000 वॉट आ रहा है तो ठीक है, किलो वॉट में आ रहा है तो इसको चेंज कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर किस में आ जाएगा किलो वॉट में। यानी ये जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा 2 किलो वॉट। तो अगर वॉट में है तो ठीक है, वॉट में नहीं आ रहा है तो किलो वॉट में चेंज कर लीजिए। वो आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू में, मान लीजिए एमसीक्यू दिया और वॉट में ना दे के किलो वॉट में आंसर दे दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर कन्वर्जन आती है तो आप आंसर उसमें क्या करेंगे कन्वर्ट करके ढूंढ लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स डज ए 100 वॉट लैम्प कंज्यूम। देखिए एक 100 वॉट का लैम्प है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में फिर 1 मिनट में। तो पावर दे रखी है लैम्प की कितनी 100 वॉट, और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 1 सेकेंड में कितना एनर्जी लेगा,
तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है 100 वॉट, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड, तो कितनी एनर्जी ले लेगा 100 जूल्स, यानी 1 सेकंड में 100 जूल्स एनर्जी लेगा। बी पार्ट क्या कह रहा है भैया 1 मिनट में कितनी लेगा, तो 1 मिनट को पहले तो हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स। अब फिर वही फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर क्या दे रखा है 100 वॉट और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकंड्स, तो कितना हो जाएगा 6000 जूल्स। यानी अगर आप एक उस 100 वॉट के लैम्प को 1 सेकंड के लिए जलाते हैं तो 100 जूल एनर्जी लेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा आपकी, और 1 मिनट जलाएंगे तो 6000 जूल लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा आपकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 5 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 120 वॉट। देखिए 5 इलेक्ट्रिक फैंस है 120 वॉट्स ईच, यानी हर एक फैन की पावर कितनी है 120 वॉट। तो इस तरह के 5 फैंस हैं, सोचिए 5 फैंस हैं, एक फैन की पावर 120 वॉट है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 600 वॉट्स, यानी 600 वॉट्स की टोटल पावर, यानी पांचों फैन का मिला के टोटल पावर कितनी है 600 वॉट्स आर यूज फॉर 4 आवर्स। डेली ये 600 वॉट की पावर वाले फैन डेली 600 वॉट कितनी देर तक चलता है 4 आवर्स तक चलता है, यानी 4 आवर्स तक चल रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स। अब ये कंडीशन है भाई, आपको आंसर जो फाइंड करना है, यानी जो आप एनर्जी का फाइनल आंसर निकालेंगे वो आपको किस में निकालना है किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर्स में चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम। देखिए अगर पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में हो तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो किस में बन जाएगा किलोवाट आवर में, क्योंकि पावर वॉट किलोवाट में और टाइम आवर्स में है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट हमारी बनेगी वो क्या बनेगी किलोवाट आवर में बनेगी। तो हमको भी यहाँ क्या करना है, देखिए टाइम आवर्स में पहले ही से दे रखा है, अब चेंज किसको करना है ये पावर को, तो इस हम वॉट वाली क्वांटिटी को किस में चेंज कर लें किलोवाट में चेंज कर लें। तो एक फैन की पावर 120 वॉट थी, टोटल 5 फैन से 600 वॉट्स हैं, ये 600 वॉट्स किलोवाट में चेंज करना है हमको। क्या करेंगे जब वॉट से किलोवाट में चेंज करना होता है तो 1000 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ध्यान दीजिए 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के। तो जब किलोवाट से वॉट में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉट से किलोवाट में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बेसिक मैथ्स है। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 0.6 किलोवाट, यानी टोटल पावर कितनी मिल गई हमको 0.6 किलोवाट। अब हमारी जो एनर्जी आएगी वो किलोवाट आवर में आ जाएगी, पावर इनटू टाइम। अब देखिए हमारे पास पावर किस में किलोवाट में है और टाइम किस में दे रखा है आवर्स में दे रखा है, तो 4 6 24 2.4 किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी मिल गई किस में 2.4 किलोवाट आवर, और ये किस में है किलोवाट आवर में, क्योंकि पावर हमारी किलोवाट में है और टाइम आवर में, तो 2.4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे वर्क एंड एनर्जी में जो पावर वाला टॉपिक है उसमें आगे के न्यूमेरिकल्स यानी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। देखिए वही फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुए थे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एंड पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन kilowatt hour is consumed by an electrical appliance of 1000 watts when it is switched on for 60 minutes। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी दे रखी है 1000 वॉट, और कितनी देर तक ये ऑपरेट होता है चलता है 60 मिनट्स तक। आपको बताना है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कब मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा किलोवाट आवर में। अब यूनिट आपको बता रहा है कि आपको इसी यूनिट में फाइंड करना है, यानी आप अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछी जा रही है यूनिट उसमें बताएंगे किलोवाट आवर में। मान लीजिए किलोवाट आवर ना देता तो हम लोग क्या करते, ये वॉट में ही था, इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज कर देते थे, और फिर सेकंड में चेंज करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो जो हम लोग को मिलता वो किस में आता जूल में। ये ध्यान रखिएगा जब आप पावर को वॉट में रखते हैं और टाइम को सेकंड्स में रखते हैं और तब एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी हम लोग को मिलती है वो किस में मिलती है जूल में मिलती है। अगर आपने पावर वॉट में रखा है और टाइम को सेकंड्स में रखा है तो एनर्जी कैसे मिलेगी जूल में मिलेगी। अब किलोवाट आवर में चाहिए आपको तो क्या करेंगे पावर को किस में चेंज कर लीजिए किलोवाट में, यानी 1000 वॉट है तो ये कितना किलोवाट हो जाएगा 1 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है 1000 वॉट के। तो पावर को रख लीजिए किलोवाट में और टाइम को रख लीजिए किसमें आवर्स में। तो टाइम 60 मिनट्स है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 आवर हो गया। तो अगर आपको किलोवाट आवर में पूछेगा तो सीधे से बस फॉर्मूले से देखिए
यहाँ पे किलो वाट आवर कह रहा है, तो इस एनर्जी की यूनिट किलो वाट आवर कब आई होगी? जब पावर किलो वाट में रहा होगा और टाइम आर में रहा होगा, तभी मल्टीप्लाई होके ये दोनों क्या बनाए होंगे? किलो वाट आवर बनाए होंगे। और अगर आप पावर को वाट में रखते हो, टाइम को सेकंड्स में रखते हो, तो जो एनर्जी मिलती वो किस में मिलती? जूल में मिलती। तो आपको किलो वाट आवर में क्या करना है? फाइंड करना है। तो पावर हम लोग ने किलो वाट में चेंज कर ली और टाइम आवर्स में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर क्या है? 1 किलो वाट और टाइम क्या है? 1 आवर। तो एनर्जी क्या आ गई? 1 किलोवाट आवर। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी ना बोलता तो हम लोग सीधे क्या करते? जूल्स में कर लेते। देखिए कैसे इसको भी करके एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हटा दिया जाए। तो पावर अभी हम लोग क्या रखेंगे? 1000 वाट पावर को वाट में ही रखते हैं। टाइम को किस में चेंज कर लें? सेकेंड्स में। तो 60 मिनट्स है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब एनर्जी निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम ही करेंगे, लेकिन अब जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? वो आएगी हमारी जूल्स में। तो अब जो आपकी मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू पाएंगे वो आपको किस में मिलेगी? जूल्स में मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, पावर वॉट में, टाइम सेकंड में, तो एनर्जी जूल में आएगी। पावर किलो वॉट में और टाइम आवर में, तो एनर्जी क्या आएगी? किलो वॉट आवर में आएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 650 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक घर है जहाँ पे 650 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है एक महीने में। हाउ मच दिस इलेक्ट्रिसिटी इन जूल्स? ये जूल्स में कितनी होगी? यानी जो 650 यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी जान लीजिए, पहला भी एक ऐसा सवाल आया है अभी तक कि ये यूनिट भी क्या होती है? ये एनर्जी की एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ये है कमर्शियल यूनिट, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग जान लें कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, और फिर एक यूनिट में अगर हमको पता चल गया कितने जूल्स होते हैं तो 650 यूनिट्स में भी पता चल जाएगा कितने जूल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये 1 यूनिट होता क्या है और इसमें कितने जूल्स होते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और आप उसको 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं। तो आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली? अभी कैलकुलेट करके यहाँ 1 किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे जलता है तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी यूज़ करता है। इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। यानी 1 किलो वाट आवर अगर 1 आवर तक चल जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? 1 यूनिट। तो चाहे 1 किलो वाट आवर बोल दीजिए या बोल दीजिए कि 1 यूनिट एनर्जी खर्च हुई है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है। तो अब ये 1 किलो वाट आवर या 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोगों को पता चल जाएगा आसानी से कि 650 यूनिट्स में कितने होंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो 650 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा? 650 किलो वाट आवर के। तो चाहे 650 यूनिट बोल दीजिए, चाहे 650 किलो वाट आवर बोल दीजिए। तो आइए 1 किलो वाट आवर में देख लेते हैं। देखिए 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? याद कर लीजिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये होता है 1 किलो वाट आवर में, मतलब 1 किलो वाट आवर का जूल में कन्वर्जन। अब इसी को क्या बोल दिया जाता है? 1 यूनिट भी बोल दिया जाता है। तो हम लोग को पता चल गया कि 1 यूनिट किसके इक्वल है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के। तो 650 यूनिट्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो 650 यूनिट। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 650 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 65 का, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 665 इंटू 36 इंटू 10⁻6। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो डेसिमल हट गया। तो 65 इंटू 36 करना है, तो आइए यहाँ कर लेते हैं 65 36, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 9, और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 9। तो कितना हो जाएगा? 0 9 5 14, 1 कैरी 9 3 12 13 1 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 3 4 0 इंटू 10⁻6 जूल्स। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए अगर मतलब हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2.34 हो जाएगा। और जब क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1000 से हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.34 इंटू 10⁻9 जूल्स।
तो देखिए इतनी एनर्जी यानी 1 यूनिट का हम लोग ने निकाल लिया तो 600। क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। पहले ये जान लिए 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल्स। तो अब 650 किलोवाट आवर में या 650 यूनिट में कितना होता है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 यूनिट का आपको पता है, 650 यूनिट का निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बॉय वेइंग 40 kg, देखिए एक बॉय जिसका मास कितना है 40 kg, उसके साथ बॉक्स है उसका मास कितना है 20 kg। तो बॉय प्लस बॉक्स मिला के टोटल मास कितना हो रहा है 40 + 20 यानी 60 kg। अब ये इस बॉक्स को कैरी करके ले जा रहा है कहाँ, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई। जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी है, मतलब 15 मीटर हाइट पे ले जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है उसको 25 सेकेंड्स। जी की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो फिर से समझ लीजिए एक बॉय है जिसका मास 40 kg अपने साथ 20 kg का बॉक्स लिए हुए है, 15 मीटर हाइट पे चढ़ता है, 25 सेकेंड्स लगते हैं। पावर आपको बताना है, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। अब क्योंकि ग्रेविटी के केस में हम लोग देख चुके हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो mgh से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ मास कितना है 60 kg। अब देखिए हो सकता है बच्चे गलती कर दें, कहाँ गलती कर दें, वो मास सिर्फ ये बॉय का ले लें और ये बॉक्स का छोड़ दें। तो ये ध्यान रखिएगा बॉय के साथ ही तो बॉक्स भी है, तो उसका भी तो मास काउंट होगा। तो मास कितना हो गया 60 kg, ग्रेविटी कितना हो गया 10, हाइट कितनी है 15 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, 15 6 90 और ये 1 2 9000 जूल, यानी वर्क डन तो उसने 9000 जूल किया। तो वर्क डन रख दीजिए यहाँ पे 9000 अपॉन टाइम कितना है 25 सेकेंड्स है। सॉल्व कर लेते हैं आइए। तो 5 1 5 8 5 5 और फिर 5 3 5 6 0। तो 360 वाट पावर डेवलप हुई, यानी पावर कितनी है 360 वाट। तो टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे। बस आपको यूनिट की एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए, मतलब यूनिट आप अगर कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन वर्क एनर्जी की आपने देखा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।